Hello, friends. Good morning to all of you. And today in this session, particularly, we are going to discuss about the ABM, and this session itself will be available on YouTube also. तो ये पहला सेशन जो है वो YouTube पर भी अवेलेबल रहने वाला है. सो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर इस सेशन को YouTube के थ्रू देख रहे हैं, काइंडली डू एनरोल इनटू द कोर्स ओवर देयर. फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी सेशंस को गो थ्रू कर पाए. तो यहां पर 3 जून से लेकर के 9 जून तक हम एबीएम के सेशन एंड साथ के साथ 10 जून तक 3 से 10 जून तक हम बीएफएम के सेशंस भी कवर करेंगे. एंड साथ के साथ 11th जून से लेकर के 17th जून तक एबीएफएम के सेशंस. देन फर्दर फ्रॉम 18th टू 23rd ऑफ जून वी विल बी कवरिंग द बीआरबीएल सेशंस. अब इन सेशंस में हम पर्टिकुलरली सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं. आपको ऑलरेडी मैं एबीएम की सिलेबस प्रायोरिटी बता चुका हूं. अगर आपने वो वीडियो को गो थ्रू नहीं किया तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का यानी कि सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियो का लिंक मिल जाएगा. आप वहां पर जाकर के सिलेबस प्रायोरिटी को गो थ्रू कर सकते हैं. फटाफट से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पर लेक्चर को आगे स्टार्ट कर पाऊँ. एंड अगर कोई भी तरह का इशू आपके पास रहता है तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एंड इसी तरह से अगर आप यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं सेशन को क्लास प्लस के थ्रू तो भी आप यहाँ पर फटाफट से अपने आप जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है उसको चैट बॉक्स में लिख करके कंफर्म कर दीजिए. इफ द ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज वर्किंग फाइन, काइंडली प्लीज कंफर्म द सेम सो दैट वी कैन इनिशिएट द सेशंस ओवर देयर. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनिशिएट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एबीएम के मॉड्यूल ए के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओवर हियर इज वर्किंग फाइन. सो आई वांट कि आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के ऊपर. अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लेक्चर को देख पाए एंड डेफिनेटली क्वालिटी को जज कर पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर. दैट इज अ रेशियो एनालिसिस. दैट इज अ रेशियो एनालिसिस. कौन सा एनालिसिस है? रेशियो एनालिसिस है. अब रेशियोज जो होती हैं वो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज की होती हैं. डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो रेशियोज है वो यहाँ पर होती हैं. एंड फर्दर रेशियोज होती हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में हमें बताती हैं. जो रेशियोज होती हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में हमें बताती हैं. एंड रेशियोज होती है वो हमें हेल्प कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. एंड रेशियोज की मदद से हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं. एंड देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड लिस्ट है कोई. आपको जो डिफरेंट पैरामीटर चाहिए आप उसके बेस पर रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन कुछ एक रेशियोज जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे. तो अगर टाइप ऑफ रेशियो की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि रेशियोज जो है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ लिक्विडिटी रेशियो. दैट इज अ लिक्विडिटी रेशियोज ओवर देयर. लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो हमारे पास यहाँ पर काउंट होती है दैट इज अ करंट रेशियो ओवर देयर. कौन सी रेशियो है? दैट इज अ करंट रेशियो ओवर देयर. जो करंट रेशियो होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज ओवर देयर. दैट इज द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज ओवर देयर. यानी कि आपके पास आपके करंट एसेट्स कितने हैं एंड फॉर द करंट लायबिलिटीज कितने हैं. अगर ये वैल्यू जो है, अगर ये वैल्यू जो है दैट इज लेसर देन 1, इफ करंट रेशियो इज लेसर देन 1, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे है ही नहीं, इसका मतलब अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, राइट? तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. तो इसका जो बेंचमार्क है, जो इसका जो बेंचमार्क है दैट इज 1.33:1. जो करंट रेशियो का बेंचमार्क है दैट इज 1.33:1 ओवर देयर. एंड करंट रेशियो का ही एक स्ट्रिंजेंट रूप है दैट इज यहां पर रहता है क्विक रेशियो, जिसको हम कहते हैं क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, और इट इज सेड टू बी द एसिड टेस्ट रेशियो ओवर देयर. अब एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो के केस में फॉलो होता है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज ओवर देयर. यानी कि डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में फर्क क्या है? करंट एसेट्स में पर्टिकुलरली आपके पास जितने भी करंट एसेट्स हैं वो सभी शामिल हो जाएंगे, लेकिन क्विक एसेट्स में सिर्फ वही करंट एसेट्स आएंगे जिनसे रेडली कैश अवेलेबल है. जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता. प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स का पार्ट होता है, लेकिन वो क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है, इसलिए आपने उसको करंट एसेट्स में शामिल किया है. आप उससे पर्टिकुलरली पैसा जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है? क्विक एसेट में सिर्फ और सिर्फ हम वही पर्टिकुलर हमारे पास एसेट्स को, करंट एसेट्स को कंसीडर करते हैं जहां से हम रेडीली कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक स्टॉक्स को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है?
इसी तरह से जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको काउंट नहीं करते हैं. सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू द क्विक एसेट्स ओवर देयर. एंड इसकी जो यहाँ पर आइडियल रेशियो है दैट इज 1:1. दैट इज अ 1:1 ओवर देयर. ओके. थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू द नेट वर्किंग कैपिटल. इट्स रिलेटेड टू द नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? दिस इज करंट एसेट्स, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स व्हिच इज एक्सीडिंग ओवर द करंट लायबिलिटीज ओवर देयर. दैट इज अ नेट वर्किंग कैपिटल ओवर देयर. That is a net working capital. That is the current assets minus the current liabilities is equal to what? It is equal to the net working capital over there, right? तो current assets मेरे पास क्या होते हैं and for the current liabilities होते हैं, उसके बारे में हमें पता है, इनका जो डिफरेंस है that is a net working capital over there. अब net working capital का एक और फॉर्मूला होता है, that is what? जो मेरे पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, जो मेरे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं which are exceeding over the long term uses, वो भी मेरे पास नेट वर्किंग कैपिटल बन जाती है. वो भी मेरे पास नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल का मेन फंडा क्या होता है कि वो पैसा जो फिलहाल के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा, जिसको आप बिजनेस में लगा सकते हैं, जिस पूंजी को हम बिजनेस में लगा सकते हैं. ओके. एंड ये पैसा भी यहाँ पर वही है जिसको हम फिलहाल के लिए वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द नेट वर्किंग कैपिटल ओवर देयर. तो यहाँ पर ये दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट रहेंगे, दोनों ही जो फॉर्मूलाज है वो करेक्ट रहेंगे. एंड द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू द WCG, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल गैप. That is a working capital gap over there. देखिए जो मेरे पास यहाँ पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल, ये वाली होगी, एंड एक मेरे पास होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स ओवर देयर. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स ओवर देयर, राइट? एंड जो WCG होता है वो पर्टिकुलरली क्या होता है? दैट इज पर्टिकुलरली जो करंट एसेट्स हैं माइनस द करंट लायबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग्स, माइनस द करंट लायबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग्स ओवर देयर. ठीक है, तो वो मेरे पास क्या रहता है? वो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गैप रहता है. दैट इज द वर्किंग कैपिटल गैप ओवर देयर, राइट? तो वो मेरे पास वर्किंग कैपिटल गैप रहता है. ओके. फर्दर दैट वाज ऑल रिलेटेड टू व्हाट? दैट वाज ऑल रिलेटेड टू लिक्विडिटी रेशियो. ये लिक्विडिटी रेशियो के बारे में था. कौन कौन सी रेशियोज है? करंट रेशियो है, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो है, आई एम हैविंग द नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज ओवर देयर, एंड WCG यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप. That is current assets minus the current liabilities other than the bank borrowings over there. That will be the working capital gap over there. Okay. Further हमारे पास जो नेक्स्ट रेशियोज की टाइप्स है, एक तो लिक्विडिटी रेशियो टाइप होगी, दूसरी जो रेशियोज की टाइप होती है दैट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो. दैट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर जिनको हम लेवरेज रेशियोज के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? लेवरेज रेशियोज के नाम से जानते हैं. लेवरेज रेशियो के नाम से जानते हैं. अब देखिए सॉल्वेंसी रेशियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज रहती है. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रेशियो है दैट इज अ DER. दैट इज द DER, दैट इज अ डेब्ट इक्विटी रेशियो. कौन सी रेशियो होती है ये? दिस इज अ डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बताती है, जो कि फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बताती है. ओके. फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला विल बी डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी. यानी कि आपने बाहर से लोन कितना रखा है, ले रखे, आपके खुद के पैसे कितने, दैट इज अ डेब्ट इक्विटी रेशियो ओवर देयर. एंड हायर इट इज मोर रिस्कियर इट इज. Higher is not better. Higher is not better over there. And further इसका एक और फॉर्मूला होता है that is related to what? जो आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, जो आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द टेंजिबल नेटवर्थ, डिवाइडेड बाय द टेंजिबल नेटवर्थ. एंड टेंजिबल नेटवर्थ किसके इक्वल होती है? द टेंजिबल नेटवर्थ इज इक्वल टू नेटवर्थ माइनस द इनटेंजिबल एसेट्स. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बता रहा हूं. ओके. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? नेटवर्थ माइनस द इनटेंजिबल एसेट्स. अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि जो मेरे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, वो मेरे पास इंटेंजिबल एसेट्स है. पेटेंट हो गए, गुड्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ठीक है, गुडविल हो गई, वो सभी इंटेंजिबल एसेट्स है. उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास टेंजिबल नेटवर्थ आ जाएगी. ओके. एंड फॉर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द टेंजिबल नेटवर्थ, दैट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट. सेकंड जो यहां पर इंपॉर्टेंट रेशियो है दैट वुड बी रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू DSCR. DSCR अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंक्स ने जब ये देखना होता है ना कि फर्म अपनी रीपेमेंट को कर पाएगी, यहाँ पर लोन की रीपेमेंट को कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो बैंक DSCR को चेक करता है. दैट इज अ डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. यानी कि जो भी आप पैसा यहाँ पर उधार पर ले रहे हो, क्या आप उसको वापस कर पाओगे? दैट इज अ डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ओवर देयर. दैट इज अ डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ओवर देयर. दैट इज अ DSCR ओवर हियर. दैट इज अ DSCR ओवर देयर. अब DSCR का फॉर्मूला भी काफी सारा सिंपल सा होता है. क्या होता है? हमने पढ़ा था ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स याद हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के केस में क्या था? एक तो आपके पास था PBIT था,
एंड फर्दर अगर आपने इसमें से इंटरेस्ट को निकाल दिया माइनस इंटरेस्ट, तो वो बन गया पीबीटी, वो बन गया पीबीटी। एंड फर्दर अगर आपने इसमें से टैक्स को सेपरेट कर दिया तो वो बन गया पीएटी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसी पीएटी की बात कर रहे हैं। ओके, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड फर्दर डेप्रिसिएशन को इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? जो भी अमाउंट आपने डेप्रिसिएशन किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस होता है दैट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, ध्यान में रखिएगा। डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाती है वो ऑलरेडी उन एसेट्स के ऊपर चार्ज की जाती है जिनको ऑलरेडी आप शामिल कर चुके हैं, आप उसके लिए ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। एंड जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम उसकी वैल्यू को कम करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा कहीं पर फ्लो नहीं करता है। ओके, सो दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। एंड वो पर्टिकुलरली यूज वो पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रीपेमेंट करने के लिए। ओके, तो यहां पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया एंड फर्दर जो डेप्रिसिएशन उसको ऐड कर लेंगे। एंड जो एनुअल इंटरेस्ट आपने डेबिट किया पहले, यहां पर आई के केस में जो एनुअल इंटरेस्ट आपने डेबिट किया है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट बनता नहीं था ना आपका डेबिट करना अभी, क्योंकि वो तो हमने पे करना ही है अभी, तो हम रीपेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर डीएससीआर का मेन पर्पस क्या है कि हम रीपेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनुअल इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास वो पैसा अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपने पैसे दे सकते हैं। एंड कौन सा पैसा देना है? जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है एंड प्लस इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, यानी कि जो भी एनुअल इंटरेस्ट है एंड एनुअल पेमेंट, हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हमने पे करना है। तो वो किस में आ जाएगा? वो यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जितना हाई ये होगा उतना ज्यादा बेटर ही होगा। एंड बेंचमार्क डीएससीआर कितना? 2 है। बेंचमार्क डीएससीआर इज 2, कि आपका बेंचमार्क डीएससीआर का मतलब है कि आपका यहाँ स्टैंडर्ड हम अच्छा मानते हैं कि अगर 2 है तो हाँ गुड माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। डीईआर के लिए बेंचमार्क जो है दैट इज 2:1। डीईआर आपका 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये ज्यादा होगा काफी ज्यादा, इसका मतलब है काफी ज्यादा रिस्कियर कंसर्न है, इसका मतलब होगा काफी ज्यादा रिस्कियर कंसर्न है। ओके, एंड फॉर द थर्ड जो रेशियोज के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी रेशियोज, दैट इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी रेशियो ओवर देयर। तो एक्टिविटी रेशियो में जो सबसे पहले हम यहां पर रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दैट इज रिलेटेड टू द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बताती है कि कितने टाइम में जो हमारा स्टॉक है वो सारा का सारा फ्लिप हो जा रहा है, सारा का सारा जो स्टॉक है वो हमारे पास कंज्यूम हो जा रहा है कितने गिवन टाइम पीरियड में, दैट इज एक्चुअली द स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। यहां पर क्या चीज रहेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अब याद है ना कि जो आपने सेल्स करी है उसका खर्चा एक फाइनेंशियल एक अकाउंटिंग पीरियड में। ओके, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक्स, डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक्स ओवर देयर। अच्छा, स्टॉक ऑफ आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स? सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू जो आपने एक्चुअल में सेल्स करी एंड फर्दर इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। माइनस कर दो किसको? ग्रॉस प्रॉफिट को। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, हमने फॉर्मूला ये वाला किया था याद ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू सेल्स, जो सेल्स थी माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मेरे पास था फॉर्मूला, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर देयर। वहां से मैंने ये फॉर्मूला बना दिया किसका? रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बना दिया। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी है। एंड फर्दर डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक्स। अगर एवरेज स्टॉक आपके पास सिंपली स्टॉक गिवन है उसको ले लेंगे क्वेश्चन में। आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ आपके पास तो इन्वेंट्री गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेंट्री गिवन है तो उसको उठा लेंगे, उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज एवरेज स्टॉक इसको कहते हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द एवरेज स्टॉक ओवर देयर। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 को हम कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं? उसको हम एवरेज इन्वेंट्री कहते हैं, एवरेज स्टॉक कहते हैं, राइट। एंड ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर है कि नुकसानदायक है? जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर है कि उतना ज्यादा बुरा है? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। अब यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात करें ना, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है कि कम है? सो द मोर इट इज बेटर इट इज, मोर इट इज बेटर इट इज, उतना ज्यादा बेटर कहलाएगा। ओके, सेकंड इट इज रिलेटेड टू द डेब्टर कलेक्शन पीरियड ओवर देयर। पहले हम डेप्ट यहां पर ना डेब्टर टर्नओवर रेशियो को कवर कर देते हैं, इसके साथ मिलती जुलती ही है। डेब्टर टर्नओवर रेशियो जो है इसको यहां पर कवर कर लेते हैं। देखिए यहां पर दोनों केसेस में जो यहां पर आपके पास फर्स्ट पार्ट है, जो न्यूमिनेटर है यहां पर वो क्या रहेगा? सेल्स रहेगा यहां पर। एंड फर्दर डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा एवरेज डेब्टर्स, एवरेज डेब्टर्स ओवर देयर। एंड ये जो सेल्स होती है ना, दिस इज एक्चुअली द क्रेडिट सेल्स, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स, जो हमने उधार पर आगे सामान बेचा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अ क्रेडिट सेल्स ओवर देयर। एंड फॉर द डिनोमिनेटर में आपके पास एवरेज डेब्टर है।
आपके पास एवरेज डेप्टर है, यानी कि जितना आपके पास एवरेज डेप्टर शुरू में था अकाउंटिंग पीरियड के प्लस एंड में था डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज डेप्टर्स ओवर देयर। अगर नहीं दे रखा तो सिंपल डेप्टर्स को कंसीडर कर लोगे। इसी तरह से अगर क्रेडिट सेल्स मेंशन नहीं है तो सिंपली सेल्स को कंसीडर कर लोगे। ओके, सो दैट विल बी द फॉर्मूला, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय डेप्टर्स ओवर देयर। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी यहां पर हमारे पास डेप्टर टर्नओवर रेशियो का ही फॉर्मूला है। ये भी हमारे पास डेप्टर टर्नओवर रेशियो का ही फॉर्मूला, यानी कि कितने टाइम में ये पर्टिकुलरली एफिशिएंसी को मेजर करता है कि एक फर्म जो है वो यहां पर कितनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने जो भी डेप्टर्स हैं उनको यहां पर मैनेज कर पा रही है एंड फर्दर उनसे कलेक्शन कर पा रही है, तो जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा बेटर है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर है। ओके, एंड फर्दर इसी तरह से एक पीरियड होता है दैट इज अ डेप्ट इज एक्चुअली रिलेटेड टू डेप्टर कलेक्शन पीरियड। डेप्टर कलेक्शन पीरियड यानी कि कितने टाइम में हम यहां पर अपने डेप्ट को कलेक्ट करें। ये डेप्टर टर्नओवर रेशियो का ही ये डेप्टर टर्नओवर रेशियो का ही पर्टिकुलरली क्या करेंगे, हम कहेंगे इसी का पर्टिकुलरली ऑपोजिट है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास डेप्टर टर्नओवर रेशियो को अगर ऑपोजिट कर दे क्या बनेगा, एवरेज डेप्टर्स, जो भी मतलब एवरेज डेप्टर्स बने वो गए एंड फर्दर डिवाइडेड बाय द क्रेडिट सेल्स, एंड मान लीजिए अगर मैंने 1 मंथ में काउंट करना है कि हमारे पास वीक्स में मैंने काउंट करना है, ठीक है, कि कितने वीक्स में यहाँ पर कलेक्शन हुई, तो यहाँ पर हम 52 वीक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करना है कि मंथली बेसिस पर हमारे पास कितनी कलेक्शन हो रही है, तो हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम उस केस में 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वे में हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेप्टर कलेक्शन यहाँ पर जो पीरियड है वो क्या होने वाला है, कि डेप्टर कलेक्शन पीरियड जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट। दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट, दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो में 3 रेशियोज पड़ी हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेप्टर टर्नओवर रेशियो एंड डेप्टर कलेक्शन पीरियड ओवर दिया। एंड डेप्टर कलेक्शन पीरियड जितना कम उतना बेटर है, यानी कि एक केस में डेप्टर कलेक्शन पीरियड जो है दैट इज 1.7 मंथ्स एंड एक केस में 1.2 मंथ्स। तो डेफिनेटली 1.2 मंथ्स वाला जो होगा वो बेटर होगा, क्योंकि यहां पर फर्म ए जो है वो 1.7 मंथ्स में कवर कर पा रही है एंड फर्म बी जो है वो 1.2 मंथ्स में यहां पर अपने डेप्टर्स से पैसा जो है वो जनरेट करवा पा रही है, कलेक्शन कर पा रही है। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड, that is actually related to the activity ratios over there. Further इसके बाद हम बात करने वाले हैं related to the profitability ratios, again very very important। profitability ratios कौन सी हैं, तो कौन कौन सी रेशियोज हमने पढ़ी हैं, हमने यहां पर पढ़ी लिक्विडिटी रेशियोज, एंड फर्दर हमने यहां पर पढ़ी सॉल्वेंसी रेशियो यानी लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज पढ़ी, एंड नाउ द लास्ट वन इज रिलेटेड टू द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ओवर देयर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो है दैट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला एंड बहुत ज्यादा सिंपल है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हुआ डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स ओवर देयर। नेट सेल्स किसकी इक्वल होती है, जो सेल्स हमने करी उसमें से कुछ चीजें वापस भी हो सकता है आई हो, दैट इज एक्चुअली द नेट सेल्स ओवर देयर मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड इट। ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी मेरे पास यहां पर सेल्स थी एंड माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, that is your what, that is your gross profit over there, right? And further second it's related to the net profit ratio, over there। अच्छा, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी आपकी एक्साइज ड्यूटीज हैं उनको सेपरेट कर दोगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स, net sales over there multiplied by 100, that is what, that is actually the net profit ratio over there, एंड इसके अलावा दो और रेशियोज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली पे अटेंशन टू इट। पहली है ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको ROI कहते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर कहते हैं इसको ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर दिया। अब इस केस में जो भी मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जिसको हम EBIT भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय जो भी टोटल कैपिटल इंप्लॉयड है, कैपिटल कौन सी इंप्लॉयड होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है टेंजिबल नेटवर्थ, जो भी आपके पास टेंजिबल नेटवर्थ थी, या फिर आपके पास जो भी आउटसाइड टर्म लायबिलिटीज है, वो सभी कैपिटल इंप्लॉयड में आती है। यानी कि आपके पास जो भी टेंजिबल नेटवर्थ है, टेंजिबल नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, कि नेटवर्थ माइनस द इंटेंजिबल एसेट्स
प्लस आपके पास जो आउटसाइड टर्म लायबिलिटीज है, यानी कि जो आपने पास पैसा लिया है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल ली है, चाहे वो मैंने टर्म लोन लिया है, चाहे मैंने वो डिबेंचर्स लिए हैं, वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। दैट विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर देयर। दैट विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर देयर। ये चीज क्लियर हो गई है। दैट इज अ आरओसीई, यानी कि जितना पैसा मैंने लगाया, चाहे लोन लेके लगाया, चाहे अपने खुद की तरफ से लगाया, जितना भी पैसा मैंने लगाया, उसके बदले में मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसके बदले में मेरे पास प्रॉफिट कितना है इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले। ओके, दैट इज अ आरओसीई, दैट इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर देयर। एंड फर्दर जो फोर्थ रेशियो है, दैट इज अ रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है जो मेरा खुद का पैसा था। इक्विटी का मतलब ये रहता है कि ऑनरशिप के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो खुद का पैसा था उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। दैट इज अ रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर देयर। यानी कि यहां पर मैं नेट प्रॉफिट कंसीडर करता हूं कि मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट एंड फर्दर टेंजिबल नेटवर्थ जो मैंने पैसा लगाया वो कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर भी ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये रेशियो जो है परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट हम कर सकते हैं, राइट। यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया। तो चार तरह की रेशियो हमने कैलकुलेट करी। हमने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो में हमने करेंट रेशियो, फर्दर एसिड टेस्ट रेशियो, एंड फर्दर नेटवर्थ, एंड फर्दर हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल एंड जो वर्किंग कैपिटल गैप था उसके बारे में पढ़ा। देन वी रेड अबाउट व्हाट, देन वी रेड अबाउट द सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर जो हमारे पास लेवरेज रेशियो थी उनके बारे में बात करी, जिसमें हमने डेट इक्विटी रेशियो एंड डीएससीआर यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में बात करी। देन इट वाज रिलेटेड टू व्हाट, देन इट वाज रिलेटेड टू एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के केस में हमने यहाँ पर जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, या फिर जिसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं, या फिर डेप्टर कलेक्शन पीरियड हो गया, डेप्टर टर्नओवर रेशियो हो गया, इनके बारे में बात करी। देन अंडर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वी रेड अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आपके आरओसीई या फिर आरओआई क्या होता है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करी है। एंड फर्दर इनके कंसेप्ट को समझा कि ये ज्यादा होती है, कम होती है, तो बेनिफिट है क्या नहीं है, उनके बारे में हमने गो थ्रू किया है।